हेलो दोस्तों, मैं सोनाली सिंह फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और हम कर रहे हैं सीटेट की ये सीरीज़, ठीक है। और मैं बैक टू बैक यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रही हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिना किसी देरी के करेंगे वीडियो शुरू। और इससे पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए करते हैं शुरू। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत। भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? समस्या समाधान में, प्रेरक पेशी विकास में, अनुकूलन में, या फिर विचारात्मक प्रक्रिया में। जी, ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, ठीक है। आप वीडियो को रोक कर भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। और आपको हर एक सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और टोटल लास्ट में आपको बताना है कि 24 में से कितने उत्तर आपके ठीक थे। तो इसका सही उत्तर होगा विचारात्मक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें अंतर्निहित होती है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, ठीक है, शारीरिक और मानसिक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उनके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति को, परनिर्भरता को, दोहराने की प्रवृत्ति को, या स्वप्रेम की भावना को? सही उत्तर छाटेंगे। इसका सही उत्तर होगा जिज्ञासा प्रवृत्ति को, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चे में जिज्ञासा पाई जाती है हर एक चीज़ के प्रति। अगर वो खिलौना तोड़ रहा है, ठीक है, उसके अलग अलग भाग कर रहा है, इसका मतलब उसमें जिज्ञासा है। अगला प्रश्न यहाँ पर, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि संवेगात्मक विकास है, नैतिक विकास है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, या फिर संज्ञानात्मक विकास है? तो बहुत ही आसान, शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब शारीरिक और गत्यात्मक विकास है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ठीक है, हम सब ने पढ़ा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आपको फर्स्ट स्टेप बताना है इसका। प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, प्राक्कलन का निर्माण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, या फिर प्राक्कलन का परीक्षण करना? सही उत्तर होगा समस्या के प्रति जागरूक करना, ठीक है, जागरूक करना। क्योंकि जब तक बालक जागरूक नहीं होगा समस्या के प्रति तो वो आगे नहीं बढ़ सकता समाधान के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर शरीर की वृद्धि हो रही है तो उसका सीधा सीधा संबंध केवल भार से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, या फिर 20 से 25 वर्ष? तो बहुत ही आसान, 12 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? ठीक है, शिक्षिका पहले परिभाषा बताती है और उसके बाद उदाहरण समझाती है। आगमन विधि, सूत्र विधि, प्रत्यक्ष विधि, या फिर निगमन विधि? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा निगमन विधि, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले परिभाषा दी जाती है, उसके बाद उदाहरणों पर पहुंचा जाता है, यानी नियम से उदाहरणों पर पहुंचा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, ठीक है। पठन कुशलता का मूल्यांकन करना है आपको। पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ बनवाएंगे। बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जाँच हो सके। पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो भाई प्रश्न पूछना तो यहाँ बनता नहीं है, क्योंकि पठन कुशलता का मूल्यांकन आपको करना है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। अगला प्रश्न चलेंगे फटाफट अगले प्रश्न पर। पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से, यानी पढ़े गए अंश पर प्रश्न बनवाने से बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको लगाना है। सही उत्तर होगा बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, क्योंकि जब तक बच्चे टॉपिक को समझेंगे नहीं तो वह प्रश्न निर्माण नहीं कर सकते। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल हैं सुनना और बोलना, लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, और पढ़ना और सुनना, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। तो इसका सही उत्तर होगा सुनना और बोलना। थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रही है, बट आप वीडियो को रोक कर भी प्रश्न को पढ़ सकते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने के लिए सर्वाधिक सहायक है भाषा प्रयोगशाला, शब्दों का शुद्ध लेख, परस्पर बातचीत या फिर ऑडियो टेप। श्रवण योग्यता का विकास करने का सबसे अच्छा उपाय है परस्पर बातचीत, ठीक है, यानी कि बच्चों की आपस में बातचीत करवाना। इससे बच्चे एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर उच्च कक्षाओं में केवल छंद अलंकारों को समझाने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भाई इसका सही होगा उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। कौन सी विधि सहायक होगी अगर आपको क्षेत्रफल का ज्ञान कराना है? एरिया का, ठीक है। निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, क्रिया विधि या फिर आगमन विधि। तो बहुत ही आसान, क्रिया विधि बच्चे करके अधिक सीखते हैं। पाठ्य योजना का भाग नहीं होते प्राप्य उद्देश्य, पाठ प्रस्तुति योजना, शिक्षा के उद्देश्य या फिर उपयुक्त सभी। आपको वो बताना है जो कि पाठ्य योजना का भाग नहीं है, शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परियोजना विधि का नहीं है? ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड का नहीं है। क्रियाशीलता, मूल्यांकन, उपयोगिता और वास्तविकता। तो सिंपल है, मूल्यांकन होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ आपको। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, प्राप्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का अनुसरण कर रहा है। वे किस विधि से प्रेरित हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि। तो भाई डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग हो रहा है तो वो निगमन विधि से प्रेरित है। अगर असेंडिंग आपसे पूछा जाता तो आप कहते आगमन विधि, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों का निष्पादन करने के लिए कहती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं विद्युत चुंबक का निर्माण करने के। पहला है यहाँ पर कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए, ठीक है, कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। दूसरा है विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। सी है लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। डी है तार के सिरों को सेल से टर्मिनल से जोड़िए। तो वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, यहाँ पर ये ABCD जो है वो आगे पीछे लगे हैं, आपको इन्हें सही क्रम में लिखना है। तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले आएगा सी, लोहे की कील के आसपास के तांबे के तार को मजबूती से लपेटेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आएगा इसमें डी, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़ेंगे। सी के बाद डी, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर ए, कील के किनारे के आसपास कुछ पिन रखेंगे। फिर अंत में आएगा यहाँ पर बी, विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए क्या होता है, ठीक है। ये है सही क्रम इस विधि को करने का। आई रिपीट, CDAB, ठीक है। तो देखेंगे नीचे कि CDAB कहाँ पर है, ये रहा, तो ये लगा देंगे हम CDAB वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, चरण दे रखे हैं। पहला है मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। बी है वायु की तुलना में ध्वनि की स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। देखिए, आपको ना समझ आए वीडियो को रोक लेना और रीड कर लेना, ठीक है। सी है यहाँ पर गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। डी है उपरोक्त 3 कथनों में से यह पहचानिए कि इनमें से कौन से प्रेषण हैं और कौन से निष्कर्ष। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, इसमें प्रेक्षण कौन सा है, ए, और निष्कर्ष है यहाँ पर बी और सी, ठीक है। इसको रीड कर लेंगे आप, पढ़ने से ही पता लग रहा है आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कक्षा 6 का पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि उनको एक तरीके से अलग करना। पदार्थों का पृथक्करण का मतलब होता है पदार्थों को अलग करना। विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। कैसे पढ़ाया जा सकता है?
संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर, अच्छा गृह कार्य करवाकर, विभिन्न उपविषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। सही उत्तर छाटिए जी। इसका सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। ठीक है, आपको सबसे एप्रोप्रिएट आंसर छाटना है। आपको सभी सही लगेंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट हो उसको आप मार्क करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कभी कभी शिक्षार्थी का विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके विचारों की उपेक्षा करें। भाई नहीं, विचारों की उपेक्षा तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनर्विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। ये हो सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं। अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटें। डांटना भी गलत है। शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। ये भी ठीक है, लेकिन जो सबसे सही होगा वो होगा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनर्विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को ये पढ़ा रहा है, संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। ए है सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। बी है विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। सी है कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। ठीक है, तो ये कुछ चरण है। ठीक है, और क्वेश्चन है, शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करती है क्योंकि, ऐसा वो क्यों कर रही है? सोचिए ज़रा। ऑप्शन है, वह जानती है कि उसे पाठ्य योजना के अनुसार चलना है। बिल्कुल नहीं। वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहती है। वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहती है। ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो सही है इसमें, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य हैं। ठीक है, मिस पटेल हैं कोई, वो किसी स्कूल की प्राचार्य हैं। अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। ठीक है, विज्ञान शिक्षण में एकीकरण पर महत्व देती हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं? सोचिए ज़रा। ऑप्शन है, शिक्षकों को समय सारणी में व्यस्त करने में कठिनाई आती है। शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। सभी विषय आपस में जुड़े हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह क्यों कर रही है। शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्राचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती हैं। देखिए, एक अच्छा शिक्षक दिखावे के लिए कभी नहीं पढ़ाता, कभी नहीं सिखाता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी हमने टॉप 24 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि CTET पेपर 1 और पेपर 2 और आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे भी मैं कई सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ। अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।